ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो पहले एक क्लिनिकल केस से स्टार्ट करते हैं। तो क्लिनिकल सिनेरियो केस है जो कॉमनली एग्जाम के अंदर टेस्ट हो जाता है। ठीक है, एन 18 ईयर ओल्ड अनमैरिड फीमेल presented an 18-year-old unmarried female presented with dragging sensation in the abdomen, presented with dragging sensation in the lower abdomen। कभी कभार एग्जामिनर ये भी दे सकता है कि 18 ईयर ओल्ड या यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद हैवीनेस इन दी लोअर एब्डोमेन, हैवीनेस या ड्रैगिंग सेंसेशन इन दी लोअर एब्डोमेन। अल्ट्रासाउंड शोज एब्डोमिनल मास, ultrasonography shows abdominal mass which is ovarian in origin, and also shows chest metastasis. Metastasis is the spreading of cancerous cell from the primary site to other distinct part of the body। अगर एक प्राइमरी साइट से कैंसरस सेल निकलकर दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो जाए उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग investigation will help in the diagnosis। के कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो इसकी डायग्नोसिस में हमें हेल्प करेगी। इसकी जो एग्जैक्ट आप लोगों को एमसीक्यूज आती है ऑप्शन के अंदर वो देते हैं CA 15-3, इसमें एक होता है CEA, नेक्स्ट इज CA 125 और डी ऑप्शन लेके CA 19-9। ठीक है, दीज आर दी एंड द लास्ट वन इज कैल्सिटोनिन। ये हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन लोगों ने जितने भी ऑप्शंस दिए हैं दे ऑल आर डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ ट्यूमर्स के अंदर मुख्तलिफ मार्कर्स रेज हो जाते हैं। उन मार्कर से हमें पता चलता है कि विच टाइप ऑफ ट्यूमर इज देयर। कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता मार्कर, लेकिन ये हमें डायग्नोज करने में क्या दे सकती है, हेल्प दे सकती है। वैसे मेजॉरिटी ऑफ जितने भी कैंसर्स है उसकी जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है डायग्नोस्टिक, उसको हम बायोप्सी कहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मार्कर से हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा ट्यूमर है। तो देखिए इस फीमेल के अंदर जो लोअर एब्डोमिनल मास है उसकी ओरिजिन क्या है, ओवेरियन है। इसका मतलब कि शी में है ओवेरियन कैंसर, कि ओवेरियन कैंसर है और ओवेरियन कैंसर के अंदर फीमेल में जो ट्यूमर मार्कर बढ़ जाता है दैट इज CA 125। तो ये क्वेश्चन 1 लाइन MCQs भी टेस्ट हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर यू विल सी इफ यू सस्पेक्ट ओवेरियन कैंसर इन फीमेल। आंसर इज CA 125। क्लियर है, ये क्वेश्चन जरूर याद रखें। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो अदर मार्कर्स मैंने आप लोगों को जनाब लिखे हैं ये भी तो पता होना चाहिए, शायद वो ओवेरियन की बजाय अदर ट्यूमर्स के बारे में पूछ ले, तो आप लोगों को इसके साथ डिफरेंट मार्कर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, इससे बेटर ये है कि हम एक लिस्ट बनाए, एक साइड पे लेके ट्यूमर मार्कर्स और दूसरे साइड पे लेके कैंसर्स। तो कैंसर जनाब हम पढ़ेंगे और इसके अंदर डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स की जिक्र करेंगे। अगर हम सस्पेक्ट करते हैं ओवेरियन कैंसर इन फीमेल, तो इसकी बात तो हमने अभी की है। ओवेरियन कैंसर के अंदर आदनान कौन सा मार्कर बढ़ेगा, CA 125। वेरी गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQs आप लोगों ने ये याद रखना है, गायनोकोलॉजिकल कैंसर, ये हम गायनी के अंदर पढ़ेंगे
whatever the cancer that is arises from the रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ फीमेल, इसको हम गायनोकोलॉजिकल कैंसर कहते हैं। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है और ओवेरियन कैंसर है। अगर एमसीक्यूज आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गायनोकोलॉजिकल कैंसर इन अ फीमेल हैज अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, आंसर विल बी ओवेरियन कैंसर। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है, मतलब ये है कि इसके अंदर जनाब फॉर एग्जाम्पल रिकवरी चांसेस कम होती है। और मोस्ट कॉमन जो कैंसर है जिसकी प्रोग्नोसिस सबसे अच्छी है वो सर्वाइकल कैंसर है। ठीक है, तो ओवेरियन कैंसर हैज अ लेस प्रोग्नोसिस, इज अ वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक कैंसर। वी विल डिस्कस ओवेरियन कैंसर लेटर आल्सो। लेकिन ओवेरियन कैंसर के लिए हमने कौन सा ट्यूमर देखना है, कौन सा ट्यूमर मार्कर देखना है, CA-125। इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समवन डायग्नोज फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, अगर किसी को कोलोन कैंसर है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, CRC स्टैंड फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा which is simply known as colon cancer. It is the cancer arises from the large intestine. इसके अंदर जो ट्यूमर मार्कर बढ़ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, CEA। तो CEA is a tumor marker that is seen for the CRC कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। इधर साइड पे, इस टेबल से साइड पे एक क्लू लेके, ये क्लू भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, क्लिनिकली बार बार टेस्ट किया जाता है एग्जाम के अंदर। अ पेशेंट was previously unknown case of कोलोन कैंसर। पेशेंट था जनाब, इसको पहले से क्या था, शाबाश, कोलोन कैंसर। एंड ही underwent hemicolectomy. What is hemicolectomy? It is the surgical removal of the half of the colon which is unaffected side. देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को यहाँ से भी थोड़ा सा बताता चलूँ, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, देखिए अगर ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो कोलोन है इस पार्ट होता है सीकम से स्टार्ट होता है। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम के बाद क्या होता है, सीकम होता है। सीकम के पीछे रेट्रोसीकल जो स्ट्रक्चर है इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स जो है ना, ये लोअर एब्डोमिनल पार्ट में होता है ऑन दी राइट साइड। एब्डोमिन में सीकम के बाद जो ऊपर वाला पार्ट इस तरह जाता है साइड पे, इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे ये फिर क्या बन जाता है, ट्रांसवर्स, और ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन। तो अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे एब्डोमिन का जो राइट साइड है, पेरिफेरल साइड वाला, इस पे कौन सा कोलोन है, असेंडिंग। जो लेफ्ट साइड है उस पे जो नीचे आने वाली कोलोन वो डिसेंडिंग। तो कोलोन कैंसर इट मे अराइजेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ कोलोन और इट मे अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो राइट साइडेड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और लेफ्ट साइडेड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो अगर कोलोन कैंसर है चाहे किसी साइड का हो तो इसमें हम हाफ ऑफ द कोलोन को रिमूव करेंगे एंड द सर्जरी इज कॉल्ड हीमीकोलेक्टोमी। हीमी मीन हाफ। अगर हम हाफ ऑफ द कोलोन को रिमूव करें, which of the following will be checked to see the reoccurrence। अब ये MCQs याद रखना है। द वर्ड इज reoccurrence। इसका मतलब ये है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में कैन रीअकर, इसकी रीअकरेंस पॉसिबल है। तो अगर किसी बंदे को पहले से कोलोन कैंसर था और कोलोन कैंसर में उसने क्या की है, हीमीकोलेक्टोमी, तो किसी वक्त के बाद, कुछ महीनों के बाद आप कौन सा टेस्ट ऑर्डर करेंगे जिसपे हम पता चलाए कि अभी उसकी रीअकरेंस हो रही है कि नहीं। आंसर इज CEA। CEA is a tumor marker that is not mainly in order for the diagnosis of colorectal carcinoma, rather than through which this tumor marker we can check the reoccurrence of colon cancer। तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में जो बंदा डायग्नोज हो चुका हो और उसने हीमीकोलेक्टोमी भी की हो और हम बाद में रीअकरेंस ऑफ कोलोन कैंसर को फिर से देखना चाहते हैं तो हम कौन सा ऑर्डर करेंगे, CEA। सो CEA इज अ डायग्नोस्टिक और इट इज डन फॉर रीअकरेंस, इट इज डन फॉर द रीअकरेंस ऑफ कोलोन कैंसर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन आना चाहिए, आंसर विल बी CEA। क्लियर है। तो ये डायग्नोसिस में भी हेल्प कर सकता है, लेकिन द सेम मार्कर आल्सो गिव द क्लू अबाउट द रीअकरेंस ऑफ कोलोन कैंसर। नेक्स्ट आते हैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ।
ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ये सर्जरी के अंदर मैं पढ़ाऊंगा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, लेकिन आज के लेक्चर में अगर कोई भी याद कर सकता है सो मच बेटर। कोलोन कैंसर के अंदर अगर वो कोई जीन बताए कि विच जेनेटिक म्यूटेशन इज सीन, आंसर इज एपीसी जीन म्यूटेशन। कोलोन कैंसर जेनेटिकली उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जिसमें एडिनोमेटस पोलीपोसिस कोलाई जीन, एपीसी स्टैंड फॉर एडिनोमेटस पोलीपोसिस कोलाई। अगर एपीसी जीन की म्यूटेशन हो विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 5, किस क्रोमोसोम पे होता है? 5 पे होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर एक जीन है विच इज एपीसी, एंड दिस जीन म्यूटेशन विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। क्लियर है? ये कोलोन कैंसर बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आते हैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। यंग फीमेल है या ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, इसमें जनाब फिर हम ग्लैंडुलर कैंसर, फाइब्रो एडिनोमा, ये डिफरेंट कैंसर हम आगे पढ़ेंगे। बट ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इफ यू वांट टू सी द ट्यूमर मार्कर दैट विल बी CA15-3। तो CA15-3 that is a tumor marker which we will order if we suspect in a female which cancer, breast cancer, ठीक है। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अगर कोई बंदा याद रखना चाहता है फॉर एग्जाम पर्पसेस, दैट इज कॉल्ड HER2 न्यू जीन्स। HER2 न्यू जीन्स इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। इसकी म्यूटेशन से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जनाब, इफ देयर इज वी सस्पेक्ट पेंक्रियाट कैंसर, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा या पेंक्रियाटिक CA, अगर पेंक्रियास CA या कार्सिनोमा हम सस्पेक्ट करते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द पेंक्रियास? अ पर्सन हैव 4 पार्ट्स, मतलब हेड ऑफ पेंक्रियास, नेक ऑफ द पेंक्रियास, बॉडी एंड टेल ऑफ द पेंक्रियास। द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ पेंक्रियास विच इज प्रोन फॉर द कैंसर, आंसर इज हेड ऑफ पेंक्रियास। और अगर पेंक्रियास की कैंसर हो जाए इसमें तो ये बात जरूर याद रखें, पेंक्रियाटिक कैंसर हैज अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस। इसकी सर्वाइवल रेट लेस देन 1 ईयर होता है आफ्टर डायग्नोसिस। और पेंक्रियाटिक कैंसर यूजुअली सीन इन ओल्डर पीपल, ओल्डर पीपल के अंदर ज्यादा पाया जाता है। पेंक्रियाटिक कैंसर इफ यू सस्पेक्ट इन अ पेशेंट यू हैव टू ऑर्डर अ ट्यूमर मार्कर विच इज CA19-9। तो CA19-9 is a tumor marker that is we can investigate, we can order if we suspect a patient with pancreatic carcinoma। फिर आते हैं जनाब थायराइड कैंसर। थायराइड के अंदर थायराइड कार्सिनोमा, थायराइड ग्लैंड, दिस इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रेकिया। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स फॉर द बॉडी विच आर T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। क्लियर है? तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड एंड पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। फोलिकुलर सेल से कौन से हार्मोन आते हैं? T3 एंड T4। पैराफोलिकुलर से क्या आता है? कैल्सिटोनिन। सो इफ कैल्सिटोनिन जैसा ट्यूमर मार्कर बड़ा हो तो ये थायराइड के अंदर किस चीज का कैंसर है? आंसर इज पैराफोलिकुलर सेल कार्सिनोमा। तो थायराइड कैंसर हमारे पास कई वेराइटी के हैं, जैसे कि फोलिकुलर सेल कार्सिनोमा, पैराफोलिकुलर सेल कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ टाइप के थायराइड कैंसर है। इसमें से द मोस्ट कॉमन थायराइड कार्सिनोमा वी हैव इन अ पेशेंट इज कॉल्ड पेपिलरी कार्सिनोमा। इसको क्या कहते हैं? पेपिलरी कार्सिनोमा। लेकिन वो कैंसर जो थायराइड से निकले और उसमें किस चीज की लेवल बढ़ जाए? शाबाश, कैल्सिटोनिन। किस चीज की लेवल बढ़ जाए? कैल्सिटोनिन। तो वो किस सेल से आया होगा? पैराफोलिकुलर सेल। और पैराफोलिकुलर सेल से आने वाला थायराइड कैंसर इसका मेडुलरी कार्सिनोमा, उसको हम क्या कहते हैं? मेडुलरी कार्सिनोमा। सो दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल इन दी MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स कि भाई थायराइड कैंसर तो ज्यादा है, थायराइड कैंसर आर मेनी, बट दैट थायराइड कैंसर विच इज प्रोड्यूसिंग कैल्सिटोनिन दैट इज नोन एज अ मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और जनाब आप लोगों ने ट्यूमर मार्कर लिखना है, and that is called ACTH. ACTH is a tumor marker. Now ACTH normally come from pituitary gland, adrenocorticotropic hormone। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, लेकिन इसकी अगर एक्टोपिक प्रोडक्शन होती है, व्हाट इज एक्टोपिक? एबनॉर्मल प्रोडक्शन। तो ये लंग के अंदर एक कैंसर है जिसकी प्रोडक्शन में स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, इसको ओट सेल कैंसर भी कहते हैं। तो if ACTH is raised, you have to go for oat cell carcinoma या oat cell cancer।
तो यार ये जो आप लोगों को कम से कम मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये जो ट्यूमर मार्कर्स लेके है, every tumor marker is very very important and high yield for the exam purpose. You people should know about these marker, especially in सब के अंदर the things you people should know about CA125 for ovarian cancer and for the reoccurrence of colorectal carcinoma after hemicolectomy. Answer is CEA. क्लियर है? ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे एक और कंडीशन की तरफ हम जाते हैं इम्पोर्टेंटली, वो भी इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस, इसके साथ ही आता है कि अगर एक फीमेल है उसके अंदर एक ट्राइएड है, ट्राइएड मीन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। तो देखिए ये नीचे नोट में लेके, ये नोट के अंदर लेके, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ फीमेल characterized by the following triad. Triad is always a combination of 3 things. अगर एक फीमेल है उसमें जनाब 3 चीजें हैं। अब आप लोग को मैंने ये इसलिए बोला है कि ये आया है नवंबर अटेम्प्ट के अंदर, गायनकोलॉजी पेपर में ये क्वेश्चन आया भी है कि अगर एक फीमेल के अंदर देयर इज ओवेरियन कैंसर, उसके अंदर क्या हो, ओवेरियन कैंसर, तो उसके लिए तो ट्यूमर मार्कर कौन सा किया जाता है, CA125। सेम फीमेल के अंदर इफ शी डायग्नोज फॉर प्लूरल इफ्यूजन, इसको क्या हो, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन मीन इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फ्लूइड अराउंड द लंग्स। लंग्स के इर्द गिर्द जो प्लूरल कैविटी है इसके अंदर एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन को क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्लूरल इफ्यूजन है याद रखना है कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट क्या होते हैं, कम। ऐसा इफ्यूजन जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम हो उसको ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन कहते हैं, और जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो उसको हम एक्सुडेटिव कहते हैं। लेकिन इस केस के अंदर द टाइप ऑफ इफ्यूजन इज ट्रांसुडेटिव। क्लियर है? और इसके साथ साथ तीसरी बात जो होगी दैट शुड बी एसाइटस। एसाइटस मीन दैट इज द एडिमा ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, इसको हम एसाइटस कहते हैं। तो कितनी चीजें हो गई, 3। तो इन तीनों में से ओवेरियन कैंसर एक एंटिटी है कि नहीं है, तो ऐसा कंडीशन फीमेल के अंदर जिसमें ओवेरियन कैंसर हो, प्लूरल इफ्यूजन हो और साथ में एसाइटस हो, इन तीनों को कंबाइंडली फीमेल के अंदर हम कहते हैं मैक सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, मैक सिंड्रोम। तो अगर हम सिक्यूज आ जाए कि मैक सिंड्रोम के अंदर टू रूल्ड आउट अ कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर यू विल ऑर्डर इन अ पेशेंट, आंसर इज CA125। वाई? द रीजन इज कि मैक सिंड्रोम के अंदर कौन सा कैंसर है, ओवेरियन कैंसर, और इसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराएंगे, CA125 कराएंगे। ठीक है? तो दीज आर अबाउट द ट्यूमर मार्कर विच इज आस्क्ड इन डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट MCQs पर्पसेस। ठीक है जी। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुडे कि हमने मजीद जनाब परदम पर 2-3 क्वेश्चन करनी है। देखिए आज जनाब ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन दिया गया था बाय अ डॉक्टर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट थ्रू साइक्लिक AMP, कौन सा हार्मोन है जो साइक्लिक AMP पे काम करता है। ऑप्शन में ADH भी था और उस ऑप्शन में TSH भी था। क्लियर है? ये आज ग्रुप के अंदर एक बंदे ने इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन वाले MCQs दिया था, तो वैसे उस ऑप्शन के अंदर जो आंसर है वो क्या था, वो TSH था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आप लोगों ने ये देखना है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था कि भाई ADH आल्सो एक्ट ऑन साइक्लिक AMP, लेकिन ADH जो है ना ये IP3 पे भी काम करता है। अगर ADH V1 रिसेप्टर पे जाकर वेसल में काम करे दैट विल बी IP3 मैकेनिज्म। सेम ADH अगर V2 पे काम करे इन द प्रिंसिपल सेल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इन द किडनी, तो वो क्या है, साइक्लिक AMP। तो ये तो ऑप्शनल है ना, इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं दिखाई है कि ADH की कौन सी रिसेप्टर, लेकिन जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट ऑलवेज वर्क ऑन साइक्लिक AMP। तो आंसर हम यहाँ पे ADH को प्रेफर करेंगे कि TSH को, TSH को प्रेफर करेंगे। जब तक ADH की V2 रिसेप्टर स्पेसिफाई ना करे तब तक हम यहाँ पे किसकी तरफ जाएंगे, TSH की तरफ।
अब यहाँ पे आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहा हूँ, जो एग्जाम के अंदर हिट होता है, लेके सेकंड मैसेंजर सिग्नलिंग पाथवे, सेकंड मैसेंजर सिग्नलिंग पाथवे। तो सेकंड मैसेंजर IP3 भी हो सकती है और सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP भी हो सकती है। अब हम वो हार्मोन्स पढ़ेंगे जिसके लिए सिग्नलिंग मैकेनिज्म कौन सी हो, साइक्लिक AMP हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, फ्लैट कैंप याद रखें, और इसको आप लोगों ने इस निम्यूनिक से याद रखना है, बाय हार्ट मेमोराइज करना है। इसमें एक MCQ जरूर आता है, फ्लैट कैंप, ठीक है, फ्लैट कैंप। These is the mnemonic of those hormone which will act through which mechanism, cyclic AMP is a second messenger system। अब आप लोग कहोगे फ्लैट कैंप का मतलब क्या है, तो फ्लैट कैंप के अंदर द फर्स्ट F स्टैंड फॉर FSH हार्मोन। तो FSH स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आज के बाद जब भी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात आएगी तो वो किस मैकेनिज्म से काम करेगा, साइक्लिक AMP। इसके बाद L स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज कॉल्ड ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट विल एक्ट थ्रू साइक्लिक AMP। इसके बाद A स्टैंड फॉर ACTH स्टैंड फॉर एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दिस इज कम फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दे एक्ट ऑन द एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज कार्टिसोल हार्मोन। ये कार्टिसोल रिलीज करता है। और जो T है, T स्टैंड फॉर TRH और TSH। अभी मैंने क्या बोला था, TSH इज प्योरली साइक्लिक AMP। जो TSH है ये साइक्लिक AMP पे प्योरली काम करता है। C स्टैंड फॉर CRH, C किसके लिए होता है, CRH स्टैंड फॉर कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और ऑल रिलीजिंग हार्मोन दे आर कम फ्रॉम वेयर, हाइपोथैलेमस। तो रिलीजिंग हार्मोन देखे CRH हाइपोथैलेमस से आता है, तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी से किसको रिलीज करेगा, TSH। और TSH थायराइड ग्लैंड पे जाकर T3 T4 की सिंथेसिस करता है। यहाँ पे H स्टैंड फॉर HCG। तो HCG कौन सा होता है, बीटा HCG। दिस इज अ हार्मोन वी कैन चेक इन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के लिए भी देखा जाता है और प्लेसेंटल कैंसर, क्योंकि बीटा HCG इन प्रेगनेंसी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटल टिश्यू, जिसकी प्लेसेंटल ओरिजिन है। A स्टैंड फॉर, हाँ जी एनीवन, ADH। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ADH तब F8 एक्ट ऑन विच रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर। वेरी गुड। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिसिटी आती है कि अगर ADH एग्जाम में कोई आप लोगों से पूछा भी गया है, दे शुड स्पेसिफाई द रिसेप्टर ऑफ ADH। जब तक रिसेप्टर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमने TSH अगर ADH के साथ है, TSH इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेवलेंट। M स्टैंड फॉर MSH इज अ हार्मोन also come from pituitary gland, मेलानिन स्टिमुलेटिंग, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जब बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, इट कैन गिव्स राइज टू डिफरेंट पिगमेंटेशन ऑन द स्किन। ये स्किन पे क्या करता है, डिफरेंट पिगमेंटेशन। और वो हार्मोन जो लो कैल्शियम को रेस करे, द हार्मोन विच कैन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, P फॉर PTH, पैरा थायराइड हार्मोन। तो भाई ये आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी इस फ्लैट कैंप को आप लोगों ने रिवाइज करना है। दीज आर दोज लिस्ट ऑफ द हार्मोन दे कैन एक्ट थ्रू विच सेकंड मैसेंजर विच सिग्नलिंग सिस्टम, साइक्लिक AMP। क्लियर है। तो साइक्लिक AMP में जब भी ADH TSH आ जाए, यू हैव टू गो फॉर TSH फर्स्ट, बिकॉज इफ दे डोंट स्पेसिफाई ADH यू विल जस्ट गो फॉर TSH। अगर स्पेसिफाई करे तो फिर आप लोगों ने सोचना है कि शायद फिर आंसर ADH भी हो सकता है। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। कुछ ऐसे है, हाँ जी, कुछ ऐसे हार्मोन भी है कि वो किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, IP3। तो लेके IP3 वाले कौन से हैं, वो 1-2 है, वो भी इम्पोर्टेंट MCQs में आप लोगों से पूछ सकते रहे। IP3 स्टैंड फॉर आयोनोसाइटोल ट्राईफॉस्फेट। ये आप लोगों को मैंने बताया था, आयोनोसाइटोल ट्राईफॉस्फेट। बताए अदनान, पहला वाला क्या है, शाबाश। IP3 के लिए ADH, इसका कौन सा रिसेप्टर, V1 रिसेप्टर। If ADH act on V1 receptor in the kidney, in the blood vessel, it will act through IP3 mechanism। क्योंकि ये वेसल के अंदर क्या कराता है, कंस्ट्रक्शन कराता है। इट इज अ वेसोप्रेसिन हार्मोन। IP3 के लिए द नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन,
ऑक्सीटोसिन गायनकोलॉजी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये किधर बनता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। इट इज स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर स्टोर होता है और वहां से टाइम आने पे फिर रिलीज हो जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है? इट हेल्प इन द मिल्क इजेक्शन। ये दो काम करते हैं फीमेल के अंदर। ये मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स में काम करता है, मिल्क इजेक्शन का काम करता है और यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है। तो जहां पे इजेक्शन हो तो मसल को क्या करना चाहिए? मायोएपिथेलियल सेल को कंट्रैक्ट, और यूट्रस की भी क्या है? कंट्रैक्ट। तो जहां पे चीज कंट्रैक्शन की आती है वहां पे क्या होता है? IP3 होता है। तो दिस ऑक्सीटोसिन आल्सो वर्क इन IP3 मैकेनिज्म। इसके साथ द थर्ड नंबर H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर इज अ हिस्टामिन, हिस्टामिन रिसेप्टर H1, हिस्टामिन 1 रिसेप्टर। इट आल्सो एक्ट थ्रू व्हाट? आंसर इज IP3 मैकेनिज्म। तो IP3 मैकेनिज्म में ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। H1 रिसेप्टर फॉर हिस्टामिन आल्सो प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल। ठीक है, इसका मतलब H1 हो, चाहे ADH हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, दे ऑल एक्ट ऑन विच रिसेप्टर? दे ऑल आर डिफरेंट रिसेप्टर बट दे एक्ट इज अ विच सिग्नलिंग पाथवे? IP3 मैकेनिज्म। एक हार्मोन याद रखना है विच इज फेवरेट फॉर द एग्जामिनर। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं कि वो जब रिसेप्टर पे अटैच होते हैं तो उसने जाकर सेल के अंदर न कि साइक्लिक MP से काम करवाना होता है, न कि IP3 से। वो एक प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करके साइक्लिक सेल से काम लेते हैं। तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेटर कौन से हैं? ये भी MCQs आता है। प्रोटीन काइनेज ऐसा हार्मोन जो सेल पे जाकर काम करे बाय एक्टिवेटिंग विच एंजाइम? सॉरी, प्रोटीन मतलब प्रोटीन कौन सा है? टायरोसिन। तो टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो टायरोसिन काइनेज इज वन ऑफ द एंजाइम। ये भी एक्टिवेट किया जाता है बाय अ हार्मोन थ्रू विच इट कैन एक्ट। आंसर इज इंसुलिन। इंसुलिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फेवरेट फॉर द एग्जामिनर कि अगर इंसुलिन कहीं पे भी जाकर काम करेगा, इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। तो इंसुलिन एक्ट ऑन विच मैकेनिज्म? आंसर इज टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन मैकेनिज्म। और एक और चीज है दैट इज कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसको हम IGF कहते हैं। ये कहाँ से बनता है? ये ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी से बनती है। सोमेटोमिडीन भी उसको कहते हैं। और IGF, जिस चीज के अंदर ग्रोथ फैक्टर आ जाए वो हमेशा किस पे काम करती है? टायरोसिन काइनेज। तो इंसुलिन और ग्रोथ लाइक फैक्टर जितने भी है, दे विल एक्टिवेट द सेल एंड दे विल वर्क एज अ टायरोसिन काइनेज एक्टिवेटर। ये जो आज का लेक्चर है इसमें ये सारा इंपॉर्टेंट है कि कौन से हार्मोन साइक्लिक MP से काम करवाते हैं, कौन से हार्मोन IP3 मैकेनिज्म पे है, और कौन से हार्मोन टायरोसिन काइनेज एक्टिवेटर हैं। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने लिस्ट याद रखने हैं। तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इंशाल्लाह जो चीजें आप लोग देखते हैं बुक्स में, दे विल बी आल्सो सॉल्व विद द टाइम, इंशाल्लाह वन बाय वन। ओके, अब आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें यहां से आप लोग थायराइड MCQs, थायराइड ग्लैंड की MCQs जो आते हैं मुख्तलिफ, वो हम अभी थोड़े से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थायराइड ग्लैंड की जो MCQs है, दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इसके अंदर ये याद रखना है कि ऊपर ब्रेन के अंदर, फोर ब्रेन में, द पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड बिलो विद पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ऐसा कनेक्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड किस बोन की डिप्रेशन में रखी है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ स्फीनॉइड बोन। और स्फीनॉइड बोन की वो डिप्रेशन जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सेला टर्सिका कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी लोब। और इसको हम क्या कहेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो इंटीरियर लोब को डिफरेंशिएट करता है किससे? पोस्टीरियर से।
इस मिडल पार्ट को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, दैट इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को वैसे ओवरऑल मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है, और इसको हम हाइपोफिशियल ग्लैंड भी कहते हैं। हाइपोफिशियल ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। इधर देखें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है, उसका नाम है TRH, स्टैंड फॉर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम कहते हैं TRH। ऑल रिलीजिंग हार्मोन ऑलमोस्ट ऑल कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो TRH इज अ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकालता है, TSH निकालता है। और यहाँ पे थायरोट्रोपिक सेल होते हैं और थायरोट्रोपिक सेल से TRH तब TSH निकालेगा जब ये कौन सा सिग्नलिंग सिस्टम को ऑक्युपाई करेगा, साइक्लिक MP। तो ये भी साइक्लिक MP है और ये भी आखिर में साइक्लिक MP पे ही काम करेगा। TSH इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और ये किस ग्लैंड तक पहुंचता है, शाबाश, आंसर इज थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो MCQs क्वेश्चन है वो ये है, नंबर 1 MCQs के विच एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर will gives rise to थायराइड ग्लैंड। वो कौन सा एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिससे फ्यूचर में थायराइड ग्लैंड बनेगी, आंसर इज फोरामिन सीकम। इसको हम क्या कहते हैं, फोरामिन सीकम। ये एम्ब्रियोलॉजी का पॉइंट है, याद रखना है, फोरामिन सीकम, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच कैन गिव्स राइज टू थायराइड ग्लैंड इन द फ्यूचर, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड बन गया। थायराइड ग्लैंड आर 2 बाइलोब्ड ग्लैंड। ये बाइलोब्ड ग्लैंड है, इसकी एक लेफ्ट लोब है और एक राइट लोब है, और लेफ्ट लोब आर कनेक्टेड विद द राइट लोब बाय द हेल्प ऑफ इस्थमस। इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड TSH की वजह से फ्यूचर में क्या रिलीज करेगा, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, इसको लीवोथायरोक्सिन भी कहते हैं, T4 को। क्लियर है। अब यहाँ पे जो MCQs क्वेश्चन है वो ये है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास कितने तरह के सेल पाए जाते हैं, 2, फोलिकुलर सेल और कौन से होते हैं, पैरा फोलिकुलर सेल। देखिए, एवरीवन बाय नो शुड नो दिस फिजियोलॉजी। इस फिजियोलॉजी से ही आप लोग के 3-4 MCQs आते हैं कि द मेन पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड फोलिकुलर सेल, और फोलिकुलर सेल प्रोड्यूस T3 एंड T4, ठीक है। लेकिन जो पैरा फोलिकुलर सेल है इसको हम वैसे C सेल्स ऑफ द थायराइड भी कहते हैं, और इन C सेल्स ऑफ द थायराइड से जो हार्मोन आता है दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि इफ कैल्सिटोनिन इज वेरी हाई सो वी शुड नो सम थायराइड कैंसर, एंड दैट कैंसर शुड अराइज फ्रॉम विच सेल्स ऑफ थायराइड, पैरा फोलिकुलर सेल। और पैरा फोलिकुलर सेल से आने वाले कैंसर को हम मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ दी थायराइड भी कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं मेन काम की तरफ। MCQs है कि भाई द मोस्ट MCQs क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के लिए हमें एक्टिव फॉर्म कौन सा चाहिए, वैसे T3 इज मोर एक्टिव और T4 इज मोर एक्टिव, आंसर इज T3। T3 इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। लेकिन 2 तरह की T3 होती है, 3 तरह की होती है। नंबर 1 इज बाउंड T3, कि भाई वो किसी प्रोटीन के साथ क्या है, बाउंड है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जब अपने हार्मोन रिलीज करते हैं तो वो टारगेट एरिया तक खुद नहीं जा सकते, तो उसके साथ एक प्रोटीन बाइंड हो जाता है और उस थायराइड हार्मोन को ब्लड के अंदर कैरी करता है। उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन। तो ऐसे प्रोटीन जो कैरियर का काम करे थायराइड हार्मोन के लिए उसको TBG कहते हैं, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। और ये कहाँ से आते हैं, लीवर से आते हैं। इधर देखें, अगर T3 किसी ग्लोबुलिन के साथ अटैच है वो इनएक्टिव है, लेकिन जब ये T3 उस ग्लोबुलिन से क्या हो जाए, फ्री हो जाए, सो इट बिकम एक्टिव। तो आंसर ये होगा एग्जाम के अंदर, फ्री T3 इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। नंबर 1 MCQs। नंबर 2 MCQs आप लोगों ने ये याद रखना है कि द रिसेप्टर फॉर थायराइड हार्मोन
T3 एंड T4 हम लिख सकते हैं थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन जाकर किसी भी टारगेट सेल पे काम करेंगे तो उसके रिसेप्टर सेल में कहाँ पे होने चाहिए? जिस तरह के हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बात की है कि डिफरेंट रिसेप्टर आर प्रेजेंट फॉर डिफरेंट हार्मोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। कुछ रिसेप्टर मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म, कुछ न्यूक्लियस। T3 के लिए जो रिसेप्टर है दे आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, तो इसको हम इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। ये एमसीक्यूज याद रखें। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द दोज हार्मोन विच आर स्टीरॉयड इन नेचर, स्टीरॉयड नेचर के जितने भी हार्मोन्स होते हैं दे एक्ट इंटरनली इन द सेल, तो वो न्यूक्लियर रिसेप्टर पे काम करते हैं। अब T3 T4 आर नॉट स्टीरॉयड हार्मोन बट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन इजीली पास फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये जाकर किस रिसेप्टर पे काम करेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। सो दे आर एक्ट इन द इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। नेक्स्ट MCQs, another they ask which vitamin required for the activity of thyroid, require for the activity of thyroid hormone। अगर थायराइड हार्मोन काम करेंगे स्पेशली ऑन देयर रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस, तो इस एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? आंसर इज रेटिनोइक एसिड, एंड रेटिनोइक एसिड इज द विटामिन ए। विटामिन ए की लेवल जितनी बॉडी में अच्छी होगी उतना थायराइड एक्टिविटी अच्छी होती है। तो थायराइड हार्मोन एक्ट अलोंग विद विटामिन ए वेरी गुड एंड एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये इसके लिए साइनर्जिस्टिक का काम। देखिए, बोन की जो लेंथ वाइज ग्रोथ है उसमें किस हार्मोन का काम होता है? ग्रोथ हार्मोन। लेकिन बोन को लेंथ वाइज बढ़ाने के लिए ग्रोथ हार्मोन के साथ जो साइनर्जिस्टिक मजीद हमें हार्मोन चाहिए वो कौन से हार्मोन है? थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन आल्सो हेल्प इन दी बोन ग्रोथ अलोंग विद दी ग्रोथ हार्मोन। अब इधर आते हैं कि फॉर एग्जांपल हम फोलिकुलर सेल की बात करते हैं। ये चीज आप लोगों ने थोड़ी सी क्लियर करनी है। दिस इज अ फोलिकुलर सेल, ये फोलिकुलर सेल है, हमने इसको मैग्नीफाई किया है। दिस इज दी फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड। अब फोलिकुलर सेल के मेम्ब्रेन में इधर एक पंप होता है, इस पंप को कहते हैं आयोडाइड पंप। दिस इज कॉल्ड आयोडाइड पंप। आयोडाइड वी टेक फ्रॉम दी डाइट, ये हमें डाइट से मिलती है, आयोडाइड साल्ट है। ठीक है, और जब हम डाइट लेते हैं उसमें आयोडाइड होता है। ब्लड के जरिए 80% आयोडाइड एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू फीसिस, लेकिन 20% आयोडाइड इज अपटेक बाय द पंप विच इज प्रेजेंट इन दी फोलिकुलर सेल। और अगर जो आयोडाइड ब्लड से इधर पंप हो जाता है फोलिकुलर सेल में, तो इस आयोडाइड को कन्वर्ट किया जाता है I2 में, विच इज कॉल्ड आयोडीन। सो कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन, द स्टेप इज कॉल्ड आयोडीनेशन। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? आयोडीनेशन। ये आयोडीनेशन है। तो आयोडीनेशन इज द स्टेप वेयर वी कैन कन्वर्ट आयोडाइड इनटू आयोडीन। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, इस फोलिकुलर सेल के अंदर पहले से एक मतलब प्रोटीन पड़ा होता है, उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। लेकिन इस ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, बिकॉज प्रोटीन इज अ अमाइनो एसिड चेन। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड दे कंबाइन टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए वो मिलकर आपस में एक पूरा डिफरेंट प्रोटीन चेन बनाता है। लेकिन जो प्रोटीन फोलिकुलर सेल के अंदर पड़ा होता है उसको ग्लोबुलिन कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो राउंडेड प्रोटीन मैंने बनाए हैं अमाइनो एसिड, दीज अमाइनो एसिड आर टायरोसिन। और हमने लास्ट लेक्चर में यह बताया था कि थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए? टायरोसिन चाहिए। तो ऐसा ग्लोबुलिन प्रोटीन चेन जिसमें टायरोसिन अमाइनो एसिड हो, ऐसे का नाम क्या होता है? टायरोग्लोबुलिन। सो टायरोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन विच कंटेन टायरोसिन अमाइनो एसिड। अब इधर फोकस करें, आप लोगों की यहाँ पे थोड़ी सी फोकस की जरूरत है कि आयोडाइड को पहले किस में कन्वर्ट किया गया? आयोडीन में। अब ये आयोडीन हम क्या करते हैं? इस टायरोसिन से मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन मिला दिया, ठीक है, इसके साथ मैंने एक आयोडीन इस तरह मिला दिया, इसके साथ मिला दिया, इसके साथ हमने दो मिला दिए। तो एक टायरोसिन को मिनिमम हम एक मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं और मैक्सिमम इसको हम दो भी दे सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल टू दी टायरोसिन इनसाइड टायरोग्लोबुलिन, इस स्टेप को कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड
ऑर्गेनिफिकेशन, तो ऑर्गेनिफिकेशन भी हो गई। पहले आयोडीनेशन हुई थी, उसके बाद ऑर्गेनिफिकेशन हो गई। और जब ये चीजें मिल गई, इधर देखें, अब अगर इस पे मैंने एक मॉलिक्यूल लगाया है और इस पे मैंने कितने मॉलिक्यूल लगाए, हाँ जी 2 मॉलिक्यूल लगाए, तो ये जो ऊपर वाला है इस पे एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कितने हैं, 2 के हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा इस एरिया को देखे, सारे इस एरिया को मैं थोड़ा सा जूम करूं, ये तो इसके ऊपर इधर देख, एक टायरोसिन ये है, एक टायरोसिन ये है। पहले वाले पे कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, और इस पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो देखें, अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को आपस में क्या करें, कंबाइन करें, किसको, टायरोसिन को, तो अगर टायरोसिन के दरमियान हम बॉन्ड क्रिएट करें इस तरह, तो दिस हमने इन दोनों को क्या किया, कपल बनाया कि नहीं, टायरोसिन टू टायरोसिन बॉन्डिंग, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग, इसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। तो अभी तक हमने कितने रिएक्शन किए, 3 रिएक्शन किए। फर्स्ट वाज आयोडीनेशन विच इज द कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन, फिर हमने आयोडीन को मिला दिया है टायरोसिन के साथ, उस स्टेप को हमने क्या नाम दिया, ऑर्गेनिफिकेशन। और लास्ट में हमने 2 टायरोसिन को आपस में मिला दिए, जिसको हमने कौन सा नाम दिया, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। अब देखें, ये मुझे बताएं इसमें कितने मॉलिक्यूल है आयोडीन के, हाँ जी, हाँ 1। तो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनोमीन 1, किस चीज की, मोनोमीन आयोडोमीन की आयोडीन, और किसके साथ मिला है, टायरोसिन, दैट इज MIT, मोनो आयोडो टायरोसिन। इसके साथ अगर हम प्लस करें, मिलाए, इसके साथ कितने हैं, 2, तो डाई, हाँ जी, आयोडो टायरोसिन। तो देखिए ये दोनों अगर मिल जाते हैं, मोनो आयोडो टायरोसिन अगर डाई आयोडो टायरोसिन के साथ मिलते हैं तो कितना बनेगा, ट्राई आयोडो टायरोसिन, विच विल बी नोन एज T3 हार्मोन, इसको हम फिर T3 कहते हैं। क्लियर है। अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे हम 2 लगाए, 2, अगर फॉर एग्जाम्पल इसके साथ 2 लग जाए और 2, और इसके साथ भी 2, और इसको हम कंबाइन करें, तो DIT प्लस DIT इज कॉल्ड टेट्रा आयोडोटायरोसिन। तो इस तरह T3 T4 बनेंगे, और फिर ये फोलिकुलर सेल से रिलीज होंगे ब्लड में, और टायराइड ब्लाइंडिंग ग्लोबुलिन के जरिए विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, दे कैन गो इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दे विल इफेक्ट, ठीक है, और वो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर मुख्तलिफ फंक्शन करेंगे। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में 2 चीजें याद रखें। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, नंबर 1, इट इंक्रीजेज बेजल मेटाबॉलिक रेट, ये BMR को बढ़ाते हैं। बेजल मेटाबॉलिक रेट, ये हीट प्रोडक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, थायराइड हार्मोन आल्सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये किसको बढ़ाते हैं, BP। थायराइड हार्मोन हैज बीटा 1 एक्टिविटी, और बीटा 1 प्रेजेंट इन दी हार्ट, और वो जब एक्टिवेट हो जाता है वो हार्ट रेट बढ़ाता है, तो उससे जनाब हमारे पास ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ये BP को जनाब रेगुलेट करता है। और मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला कि किस हार्मोन के साथ साइनर्जिस्टिक काम करता है, ग्रोथ हार्मोन के साथ, जिसकी वजह से बोन ग्रोथ भी होता है। तो ये बोन ग्रोथ में भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, बोन ग्रोथ। और आखिर में 4th नंबर याद रखे, ब्रेन मैच्योरेशन, इसमें काम करता है ब्रेन मैच्योरेशन। इसलिए जितने भी बच्चे होते हैं, अगर वो बाय बर्थ कंजेनिटली वो पैदा हो जाए इन द हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं, उसके अंदर बच्चे मेंटल क्या होते हैं, रिटार्ड होते हैं, बिकॉज इन द अर्ली 2 years ऑफ लाइफ थायराइड हार्मोन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ब्रेन मैच्योरेशन, ये ब्रेन मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए इन सब को अगर हम मिलाए, दिस कॉल्ड 4 B's, इसको हम 4 B's कहते हैं। तो BMR बेजल मेटाबॉलिक रेट, BP वाया बीटा 1 एक्टिविटी, बोन ग्रोथ along with ग्रोथ हार्मोन synergistic इफेक्ट, एंड देयर इज ब्रेन मैच्योरेशन। क्लियर है। ये थायराइड हार्मोन की फंक्शन और ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस है। अब थायराइड हार्मोन जब बन जाते हैं तो फॉर एग्जांपल उसमें एक T3 होता है और एक T4 होता है, लेकिन कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, हाइपोथैलेमस। ये एक्सेस याद रखना है, TRH come from hypothalamus, it will goes into the anterior pituitary lobe from where it releases TSH, thyroid stimulating hormone, and this TSH will goes to thyroid gland and they will lead to act on its own receptor to stimulate follicular cell for the conversion of T3 and T4 हार्मोन। मुझे आप लोगों ने एक चीज थोड़ी सी रिकॉल करनी है, हमने थायराइड हार्मोन जो बनाए हैं इसके अंदर हमने कितने स्टेप्स किए हैं, तो थायराइड हार्मोन बने हैं 3 स्टेप्स किए हैं।
फर्स्ट स्टेप को हमने कौन सा नाम दिया है? आयोडीनेशन। दूसरे स्टेप को हमने कौन सा नाम दिया? आर्गेनिफिकेशन। और आखिरी स्टेप को हमने कौन सा नाम दिया? कपलिंग। अगर ये स्टेप्स ना होते वी विल नॉट मेक T3 एंड T4। तो इन स्टेप्स के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। ये जितने भी तीनों स्टेप्स हमने लिखे हैं इसके अंदर काम करने वाला एंजाइम इसको कहते हैं थायराइड परऑक्सीडेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन? आंसर इज TPO, थायराइड परऑक्सीडेज। बात समझ आ गई क्या नहीं? इसका मतलब ये है ऑर्गेनिफिकेशन, iodination and coupling, these all three steps which is required for the thyroid hormone synthesis, all those three steps they are regulated by which hormone? thyroid peroxidase, इसको हम TPO कहते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, दिस सेल इज कॉल्ड टारगेट सेल। अगर ये एक टारगेट सेल है, फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन इस पे काम करेंगे तो ब्लड के जरिए तो T3 भी आया है और T4 भी आया है। मोस्ट एक्टिव कौन सा है? T3 है और लिस्ट एक्टिव T4 है। T3 का जो ब्लड के अंदर सीरम में कंसंट्रेशन है वो 7% होता है और जो T4 है इसका सीरम कंसंट्रेशन कितना होता है? 93 होता है। तो सबसे ज्यादा तो T4 है लेकिन सबसे कम क्या है? T3 है। अब मुझे यह बताए फिर T3 क्यों नहीं ज्यादा अगर वो एक्टिव है? तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, अगर कि T4 इज लेस एक्टिव देन T3 बट एट द टारगेट सेल एरिया T4 कैन गेट कन्वर्टेड इनटू T3। अब यहाँ पे एमसीक्यूज ये है कि इस T4 से हम क्या बना सकते हैं? T3 बना सकते हैं। अगर इससे हम कितने आयोडीन रिमूव करें? एक आयोडीन, क्योंकि T4 से T3 बनना एक आयोडीन की रिमूवल। द एंजाइम हेयर इज कॉल्ड 5 प्राइम, इसको कहते हैं प्राइम डी आयोडीनेस, 5 प्राइम डी आयोडीनेस। D stand for removal, iode mean iodine, As mean enzyme, enzyme which remove one iodine from T4 get converted into T3, the enzyme is called 5 prime deiodinase। तो ये थायराइड में होता है कि पेरिफेरल टिश्यू में होता है? ये पेरिफेरल टिश्यू में होता है एंजाइम, ये पेरिफेरली वर्क करता है और ये जनाब T4 को टारगेट एरिया में कन्वर्ट करता है T3 में। एंड दिस T3 विल गो इनटू द सेल और अपने इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है along with what? विटामिन A, एंड इट कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब इधर देखें, अगर T3 अंदर रिसेप्टर पे अटैच हो जाए, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, इंट्रा न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस में क्या है? DNA। और अगर ये DNA पे अटैच होगा तो DNA का कुछ सेगमेंट मैसेंजर RNA में कन्वर्ट करेगा और उससे बाद में क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। और एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये जो प्रोटीन बनाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? एंजाइम्स। तो जितना एंजाइम होगा तो मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? ज्यादा, इसलिए बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, हीट प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाती है ड्यू टू थायराइड एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, वी कैन नॉट गेट कन्वर्टेड T3 into T4 बट वी कैन गेट कन्वर्ट T4 into T3। व्हाई? द रीजन इज बिकॉज इन आवर बॉडी देयर इज पेरिफेरल 5 प्राइम डी आयोडीनेज एंजाइम। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। T3 के अंदर कितनी आयोडीन है? हाँ जी, इसकी डिफरेंस 4-5 सुन ले। इट कंटेन 3 आयोडीन, इट कंटेन 4 आयोडीन। इस सीरम कंसंट्रेशन इज 7%, इट सीरम कंसंट्रेशन इज 93। इट इज मोर एक्टिव, इट इज लेस एक्टिव। इट हैज शॉर्ट हाफ लाइफ, इट हैज लॉन्ग हाफ लाइफ, ये भी याद रखना है। अगर T3 ज्यादा होता वो तो कम टाइम में खत्म हो जाता। अब T4 ज्यादा का एक फायदा ये है कि वो ज्यादा देर तक रहता है, लॉन्ग हाफ लाइफ वाला है, और वो जितना हाफ लाइफ उसकी लॉन्ग है उतना वो आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट होगा? T3 में, एंड इट विल गेट कन्वर्टेड एंड इट विल एक्ट ऑन इट्स ओन। क्लियर है? ये T3 T4 के बारे में इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखे कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो हमने हार्मोन की बात की है T3 एंड T4, इसकी फिजियोलॉजी मैंने आप लोगों को समझाई है और इस फिजियोलॉजी को ज़हन में रखते हुए इसकी अब हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। एमसीक्यूज यहाँ से ही हल होते हैं। इफ यू पीपल नो द फिजियोलॉजी देन पैथोलॉजी इज सुपर इजी और इसकी फार्माकोलॉजी भी सुपर इजी हो जाती है। देखिए बहुत आसान, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें ऊपर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है,
पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लोब इंपॉर्टेंट है? इंटीरियर पिट्यूटरी। इससे क्या आता है? TSH। TSH नीचे आता है और ये थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड इससे रिलीज करता है T3 एंड T4 हार्मोन। क्लियर है? T3 T4 एंडोक्राइन सिस्टम का एक उसूल है, अगर T3 T4 हार्मोन बढ़ जाए द कंडीशन इज हाइपरथायराइडिज्म। अगर ये बढ़ जाए व्हेन द प्रॉब्लम प्राइमरीली लाइज इन द थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन अगर ये बाहर के किसी मसले से बढ़ जाए उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। अब इधर फोकस करें, हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल T3 T4 बढ़ जाए, हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, लेकिन ग्लैंड का अपना इशू हो, तो मोस्ट लाइकली ये किस वजह से होता है? ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। अभी कभी कभार क्या होता है कि अपना इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली कोई ऐसी एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती है, ये जाकर ये किसी पार्टिकुलर एरिया की एक्टिविटी को या तो एनहांस करती है या उसको क्या करती है? इनहिबिट कर देती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज वेयर TSH receptor antibodies form, TSH receptor antibody is formed leading to increase T3 and T4। अब इधर देखें, TSH, अब यहाँ पे लोग गलत हो जाते हैं। TSH come from pituitary gland, but TSH receptor present inside the thyroid gland। मैं रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ ना, TSH तो खुद पिट्यूटरी से आता है, लेकिन TSH की रिसेप्टर कहाँ पे है? थायराइड ग्लैंड में है। तो इधर देखे, ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज बन जाए और वो उसको स्टिमुलेट करे, तो ये थायराइड का अंदर इशू हो गया पिट्यूटरी का, ये थायराइड का अंदर प्रॉब्लम। तो ऑटो एंटीबॉडीज है जो डायरेक्टली हिट कर देते हैं TSH रिसेप्टर इन थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से T3 T4 लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर T3 T4 यहाँ से बढ़ गया ग्लैंड के इशू से, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से TSH क्या होगा? कम या ज्यादा? कम हो जाएगा। अगर ग्लैंड की वजह से T3 T4 बढ़ गया, सो वाया द विच मैकेनिज्म? हाँ जी, नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के जरिए TSH रिलीज क्या होगा? कम हो जाएगा। तो देखे, ऐसा हाइपरथायराइड कंडीशन, हाइपरथायराइडिज्म डजंट डिपेंड ऑन TSH वैल्यू, इट डिपेंड ऑन T3 T4। तो अगर T3 T4 ज्यादा है तो ऐसा हाइपरथायराइडिज्म है, लेकिन ऐसा हाइपरथायराइडिज्म जिसमें कौन सा फीडबैक चल रहा हो? नेगेटिव। तो ये प्राइमरी इशू है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी, दैट इज प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म हुआ किस वजह से है? किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। तो ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें TSH रिसेप्टर जैसा एंटीबॉडी बनकर प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म करे, ऐसे डिजीज को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेव्स डिजीज। तो MCQs याद रखे, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज। क्लियर है? सो ग्रेव्स डिजीज इज नथिंग बट इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज where TSH receptor antibody are formed and that will lead to increase T3 and T4। अब यहाँ पे जो MCQs हैं वो ये है कि all the symptoms of hyperthyroidism will come in Graves disease, जैसा कि आज hearing loss, जैसा कि डायरिया, इंक्रीज एपिटाइट, स्वेटिंग, फाइन ट्रेमर्स, ये किसके सिम्टम है? हाइपरथायराइडिज्म के। लेकिन इसके साथ स्पेसिफिक प्रीटिबियल एडीमा, ये MCQs आता है। प्रीटिबियल एडीमा, एडीमा इन फ्रंट ऑफ द टीबिया बोन, शिन जिसको हम कहते हैं। और ग्रेव्स डिजीज के अंदर जो आई एग्जामिनेशन है, इसके ऊपर हमें जो आई बाल है पेशेंट की, वो अंदर की तरफ जा रही होगी कि बाहर की तरफ आई होगी? बाहर। इसको एक्सोप्थेल्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोप्थेल्मस, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, एक्सोप्थेल्मस। तो देखें, प्रीटिबियल एडीमा एंड एक्सोप्थेल्मस जब भी किसी हाइपरथायराइड पेशेंट के अंदर मिल जाए, यू पीपल शुड थिंक अबाउट विच ऑटो इम्यून डिजीज? ग्रेव्स डिजीज। और ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या होता है? TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे अनदर क्वेश्चन हम आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसमें TSH का लेवल ज्यादा है, TSH का ज्यादा है और T3 T4 भी क्या है? ज्यादा है। मुझे ये बताएं, ये नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक? ये पॉजिटिव फीडबैक। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये कौन सा फीडबैक है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि मसला कहाँ पे है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के अंदर कोई इशू है जिसमें TSH रिलीज किया है ज्यादा, तो उसने T3 T4 भी ज्यादा किया है।
अगर ये नेगेटिव फीडबैक दे भी दे, अगर मस्ता पिट्यूटरी में है तो वो सुनेगा नहीं सुनेगा। अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे हाइपरथायराइडिज्म को क्या कहेंगे? हाँ जी, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखे। तो प्राइमरी का मतलब यह है कि ग्लैंड का अपना इशू है, सेकेंडरी का मतलब यह है कि ग्लैंड से बाहर का इशू है। और वो कौन सा कंडीशन है पिट्यूटरी के अंदर जिसमें टीएसएच रिलीज क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर हो जाए, दैट इज पिट्यूटरी एडिनोमा। इसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी एडिनोमा। इट इज अ ग्लैंडुलर ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम दी पिट्यूटरी ग्लैंड। और ट्यूमर के अंदर हर एक सेल की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोलेबल अनरेगुलेटेड फैशन के जरिए क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका मतलब if T3 T4 is raised but TSH is decreased, think about primary hyperthyroidism, most common cause is Graves disease। और अगर दोनों ज्यादा है think about some secondary cause, then you have to think about pituitary adenoma and something else। ठीक है, अगर इस तरह हो जाए, मुझे ये बताए कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी लेके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, एन ऑटो इम्यून डिजीज where antibody are formed against TPO। what is TPO? thyroid peroxidase enzyme, leading to हाँ जी इंक्रीज T3 के डिक्रीज T3 T4 डिक्रीज, क्योंकि T3 T4 की जो सिंथेसिस है वो किस एंजाइम पर डिपेंड करती है? टीपीओ। अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाए, यहाँ पे जो एंटीबॉडी है ये स्टिमुलेटरी है कि इनहिबिटरी? ये स्टिमुलेटरी है, ये T3 T4 को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है? वो इनहिबिटरी है। तो ऐसी एंटीबॉडी जो टीपीओ की काम को कम करे, इनहिबिट करे, तो उससे T3 T4 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हाइपोथायराइडिज्म के हाइपोथायराइडिज्म और टीपीओ किसका हिस्सा है? थायराइड ग्लैंड का हिस्सा है। और ये प्राइमरी केस होगा कि सेकेंडरी? प्राइमरी। तो इधर देखे ना, अगर प्राइमरी में T3 T4 कम हो जाए तो नेगेटिव फीडबैक से टीएसएच क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो T3 T4 कम होने की वजह से टीएसएच विल बी रेज। लेकिन ऐसा हाइपोथायराइडिज्म जिसकी इन्वेस्टिगेशन में एग्जाम के अंदर यह भी बताया गया हो कि उस पेशेंट में एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज भी बनी है, तो ऐसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का जो काज है उसको कहते हैं हशीमोटो थायरोइडाइटिस। इसको हम क्या कहेंगे? हशीमोटो थायरोइडाइटिस। तो देखिए, हशीमोटो थायरोइडाइटिस इज द लीडिंग काज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का काज है। लेकिन ग्रेव्स डिजीज इज द लीडिंग काज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। क्लियर है? ये हाइपरथायराइडिज्म है। आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम लिखवाया था कि नॉन केस ऑफ हाइपरथायराइड कम एंड दे आस्क from which of the following amino acid these thyroid hormone come? Answer is tyrosine। और टायरोसिन है। अब इधर देखें, इसमें TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी इज डायग्नोस्टिक टेस्ट और इसमें कौन सा होगा? एंटी टीपीओ एंटीबॉडी। क्योंकि ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है कि इसमें जो एंटीबॉडीज बनेगी वो टीपीओ के खिलाफ एंटी टीपीओ एंटीबॉडी विल बी फॉर्म। इफ थायराइड पेरोक्सिडेज इज नॉट वर्क, T3 T4 हार्मोन विल बी नॉट फॉर्म। और अगर ये नहीं बनेंगे, कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। और यहाँ पे एमसीक्यूज याद रखे कि जिस बंदे को हशीमोटो थायरोइडाइटिस हो तो इस बंदे को हमारे पास एसोसिएशन में क्या हो सकता है? दीज पीपल समटाइम आल्सो हैव लिम्फोमा, लिम्फेटिक टिश्यू या द कैंसर और द कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम लिम्फेटिक टिश्यू। फिर आगे इस पे हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे, हजकिन लिम्फोमा क्या है और नॉन हजकिन लिम्फोमा क्या है। ठीक है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड इन हशीमोटो थायरोइडाइटिस? आंसर इज लिम्फोमास। इसके अंदर लिम्फोमा है। मुझे ये बताए, अगर किसी का स्टेटस ये आए, ये क्या हो सकता है? अदनान बताए कि अगर TSH भी कम है, T3 T4 भी कम है, ये क्या हो सकता है? TSH भी कम है, T3 T4 भी कम है, तो इसका मतलब यहां से इशू है। ये TSH नहीं दे रहा तो T3 T4 भी नहीं है, ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म है। ये है क्या है? सेकेंडरी हाइपो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें ज्यादा काम कर रहे हैं कि कम काम कर रहे हैं? कम काम कर रहे हैं। इसको हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। हाइपो मीन डिक्रीज। और गायनी के अंदर पोस्टमार्टम हीमोरेज के बाद, ये हम आगे पढ़ेंगे, एक कंडीशन है
जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई कम हो जाती है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड अंडरगो अंडर वर्क, इसको शीहान सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें द फीमेल विल कंप्लेन शी कैन नॉट लैक्टेट हर बेबी। ठीक है, ये हम शीहान सिंड्रोम के अंदर फिर मजीद आगे बहस करेंगे कि व्हाट इज इट्स अदर थिंग टू रिमेंबर फॉर शीहान सिंड्रोम। क्लियर है जी। तो ये जनाब मैंने जो आप लोगों को बातें की है, दिस इज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ये चीजें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। थायराइड ग्लैंड की जो सर्जरी है, थायराइडेक्टोमी है, ब्लड सप्लाई है, उस पर अलग हम बहस करेंगे। ये इसकी सिर्फ फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी तक बात थी। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखें, एंटी थायराइड मेडिकेशन, एंटी थायराइड मेडिकेशन, ये मैंने आप लोगों को दो एमसीक्यूज लिखवाए थे कि नहीं। एंटी थायराइड मेडिकेशन, अगर फॉर एग्जांपल किसी को हाइपर थायराइडिज्म है तो आप उसको जनाब क्या देंगे, बाहर से आप कौन से ड्रग देंगे जिससे हम T3 T4 की लेवल को क्या करें, कम कर सके। तो एंटी थायराइड मेडिकेशन में याद रखें, वी हैव लिस्ट, हमारे पास एंटी थायराइड मेडिकेशन में नंबर 1 इज प्रोफाइल थायोयूरासिल, प्रोफाइल थायोयूरासिल, जिसको हम TPU कहते हैं, प्रोफाइल थायोयूरासिल, PTU, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकंड इसके अंदर जो ड्रग है दैट वाज मेथिमजोल, इसके बाद क्या था, मेथिमजोल। और नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है, इसके बाद जो ड्रग्स आता है दैट इज प्रोप्रानोलोल, क्या दे सकते हैं, प्रोप्रानोलोल, बिकॉज थायराइड हार्मोन एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर, तो हम बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, दैट इज प्रोप्रानोलोल। और थायोसाइनेट भी दे सकते हैं, बट इट इज नॉट क्लिनिकल यूज, थायोसाइनेट। तो ये जनाब कुछ ड्रग है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट कॉमन एग्जाम के अंदर आता है वो मेथिमजोल है। ठीक है, मेथिमजोल के क्वेश्चन आते हैं और प्रोफाइल थायोयूरासिल, इसके भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली आते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेल है, मेल प्रेगनेंसी का इशू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल केस नहीं है, देयर इज अ मेल केस, उसमें कोई भी एज हो, उसमें फर्स्ट लाइन हाइपर थायराइडिज्म के अंदर ड्रग पूछा जाए, आंसर इज PTU। लेकिन अगर फीमेल है उसमें PTU है, लेकिन अगर इसकी प्रेगनेंसी है और उसकी कौन सी ट्राइमेस्टर चल रही हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इसका मतलब ये है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हाइपर थायराइडिज्म के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज PTU, प्रोफाइल थायोयूरासिल। ठीक है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एनीवन कैन टेल मी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। नंबर 1 एक्सीलेंट, इट कैन ब्लॉक TPO एक्टिविटी, थायराइड पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। सो इट कैन ब्लॉक TPO एक्टिविटी, अगर TPO काम ना करे सो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ T3 T4। अब इधर एक क्वेश्चन याद रखें, TPO को ब्लॉक करने से मजीद T3 T4 नहीं बनेंगे, लेकिन जो बने हैं पहले से उसके साथ क्या करेंगे। हाइपर थायराइडिज्म में T3 T4 का लेवल तो सीरम में भी ज्यादा है, और सीरम में T3 ज्यादा होंगे कि T4, T4 ज्यादा है, और T4 वहां पे किस में कन्वर्ट हो रहे, T3 में। तो वो कन्वर्जन कौन करता है, 5 प्राइम डी आयोडीनेज, ये उसको भी ब्लॉक करता है। इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू T3, इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 इनटू T3। इसका मतलब ये है कि ये पेरिफेरल कन्वर्जन को भी क्या कर देता है, इनहिबिट, और उस वजह से थायराइड एक्टिविटी काफी हद तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर इसमें MCQs आ जाए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर थायराइडिज्म, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर थायराइडिज्म इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, और आप लोग यकीन करें, बिलीव में, दिस इज द क्वेश्चन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो लोग जरूर देते हैं 5 मंथ हिस्ट्री, तो 5 मंथ इज अ सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायराइडिज्म इन सेकेंड ट्राइमेस्टर स्पेशली 5 मंथ, फिर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज मेथिमजोल, फिर मेथिमजोल है। ठीक है जी, मेथिमजोल, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, मेथिमजोल हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते, द रीजन इज बिकॉज दिस ड्रग कैन क्रॉस प्लेसेंटा, डैमेज द फीटस। तो इसका मतलब इट इज टेराटोजेनिक, टेराटोजेनिक का मतलब क्या है, इट इज फीटोटॉक्सिक, ये फीटोटॉक्सिसिटी कराती है। और PTU जो है ये हेपेटोटॉक्सिक है, ये क्या है,
hepatotoxic. It can cause hepatotoxicity in a baby if it is used in a second trimester. क्लियर है? तो ये टेराटोजेनिक है, ये फ्यूटोटॉक्सिसिटी और ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें प्रोप्रानोल क्यों देते हैं? बिकॉज थायराइड हार्मोन हैज बीटा 1 एक्टिविटी। तो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए हम बाहर से क्या देंगे? आंसर इज प्रोप्रानोल। लेकिन प्रोप्रानोल उस हाइपर थायराइड पेशेंट में नहीं देंगे जिसको को एसोसिएशन में आस्थमा हो, बिकॉज प्रोप्रानोल इज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इट कैन ब्लॉक बीटा 2 एक्टिविटी। और जब बीटा 2 हम ब्रोंकस के अंदर ब्लॉक करें, इट कैन काज मोर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। सो प्रोप्रानोल इज कंट्राइंडिकेट इन अ पेशेंट along with asthma if he or she is hyperthyroid. क्लियर है? ये क्या है? थायोसाइनेट। ये जनाब क्या करता है? ये जो आयोडाइड पम्प है, अगर हम आयोडाइड पम्प को ब्लॉक करें तो वो स्टेप होंगे नहीं, क्योंकि आयोडीनेशन के लिए तो आयोडाइड का अपटेक भी चाहिए। तो थायोसाइनेट कैन ब्लॉक दी आयोडाइड पम्प, लेकिन ये इतना ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होता। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना है, थायराइड के अंदर आप लोगों ने जनाब कुछ कैंसर्स के नाम याद रखने हैं। यहां से ही हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैंसर्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द थायराइड ग्लैंड। एक होते बिनाइन कैंसर्स, अनदर आर दी, और अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, हाँ जी, किसी का थायराइड हार्मोन बहुत कम है, तो हम बाहर से ड्रग ऑफ द चॉइस क्या देंगे? लीवोथायरोक्सिन, दैट इज T3 और T4। लीवोथायरोक्सिन इज ऑलवेज T4। ये क्या होता है? T4। तो हम T3 क्यों नहीं देते? द रीजन इज अगेन इट हैज अ शॉर्ट हाफ लाइफ। अगर हम T4 देंगे, एक तो उसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा है और वो पेरिफेरली किस में कन्वर्ट होगा? T3 में। तो नीचे लिखे DOC, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज लीवोथायरोक्सिन, एंड लीवोथायरोक्सिन इज नथिंग बट इट इज अ T4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखे कि अगर MCQs में आ जाए कि हाउ मेनी कैंसर्स आर पॉसिबल फ्रॉम दी थायराइड ग्लैंड, के थायराइड ग्लैंड के अंदर कौन कौन से कैंसर थे। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड में आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट पता होना चाहिए थायराइड कैंसर। तो थायराइड कैंसर आप लोग इस तरह डिवाइड करें दो में। नंबर 1 इज फोलिकुलर एडिनोमा, एक होते हैं फोलिकुलर एडिनोमा, अनदर इज ये एडिनोमा जो है इट इज अ बिनाइन कैंसर, इट इज लिमिटेड टू थायराइड ग्लैंड। कुछ मैलिग्नेंसी होती है, मैलिग्नेंट कैंसर, वो तो बिनाइन है, लोकलाइज कैंसर है। कुछ मैलिग्नेंट्स होती है, मैलिग्नेंट के अंदर नंबर 1 इज फोलिकुलर कार्सिनोमा। ठीक है, फोलिकुलर कार्सिनोमा। सेकंड इज पेपिलरी कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा। व्हाट इज मेंट बाय पेपेला? पेपेला इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ग्रोथ। इस तरह ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमको पेपेला कहते हैं। तो इस कैंसर के अंदर बायोप्सी पे जो कैंसरस सेल है, दे लुक लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देयरफॉर इस कैंसर का नाम क्या है? पेपिलरी कार्सिनोमा। इसके अंदर द नेक्स्ट कैंसर इज मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। और ये किस सेल से आता है? अभी बताया है, दिस कैंसर अराइजेस फ्रॉम दी पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, जिसके अंदर कौन सा हार्मोन बढ़ता है? कैल्सिटोनिन। क्लियर है? और नेक्स्ट देखे एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। दीज आर दी 4 टाइप ऑफ डिफरेंट कैंसर्स which are malignant and they come from the thyroid gland. ओके, अब इस एक एक को हम देखते हैं इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। सबसे पहले तो लेके पेपिलरी कार्सिनोमा। यहाँ पे जो पॉइंट्स इंशाल्लाह लिखूंगा दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन द एग्जाम। नंबर 1, इन चारों में से द मोस्ट कॉमन कैंसर इज पेपिलरी कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर पेपिलरी होता है। नंबर 1, दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर, मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर। अब ये कितना परसेंट कॉमन है? 80 to 85%। 80 to 85% इन पॉपुलेशन द कैंसर इन थायराइड इज पेपिलरी कार्सिनोमा। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है, जितना ये मोस्ट कॉमन है उतना उसकी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी है। सो हैविंग गुड प्रोग्नोसिस, तो ये अच्छी बात है ना, हैविंग गुड प्रोग्नोसिस, इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी वेरी गुड। तो हैविंग गुड प्रोग्नोसिस मीन 90% प्रोग्नोसिस इज वेरी वेरी गुड। पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन थायराइड है।
तो सबसे पॉपुलर कैंसर है, पॉपुलर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें इसकी मेटास्टेसिस बहुत कॉमन होती है। फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज मेटास्टेसिस? इट इज अ कैंसरस सेल स्प्रेड टू डिफरेंट लिम्फ नोड। तो इस कैंसर के अंदर जो लोकल लिम्फ नोड है वो इजीली क्या होंगे? पल्पेबल होंगे। तो पल्पेबल लिम्फ नोड मतलब ये है कि इस कैंसर के साथ साथ देयर इज लिम्फ एडिनोपैथी बिकॉज दिस कैंसर इज इजीली मेटास्टेटाइज्ड। सो इफ वी palpate द lymph node it will be easily palpated, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पेपिलरी कार्सिनोमा की काज क्या है? ये कभी कभार आता है या आप लोग सारे सुन ले। क्वेश्चन जो कॉमन आता है, क्या पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, इस तरह बड़ी लंबी सिनेरियो होती है, इन एन एग्जामिनेशन द लिम्फ नोड इज पल्पेबल, लेकिन बायोप्सी पे कैंसर है। लेकिन इस बंदे को यह मसला तब आया था जब इसने किसी और मसले के लिए रेडिएशन पास की थी। तो रेडिएशन का एक क्या है, रेडिएशन कैन कॉज नियर बाय सेल म्यूटेशन, करा सकते हैं कि नहीं? तो ये भी हम सिक्यूज याद रखे। पोस्ट रेडिएशन थेरापी, पोस्ट रेडिएशन मीन कि जो बंदा रेडिएशन करे उसके बाद कहाँ पे रेडिएशन? हेड और नेक एरिया में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड नेक में है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज वेरी पोस्ट रेडिएशन थेरापी। ये क्वेश्चन जरूर याद रखे। पोस्ट रेडिएशन हिस्ट्री, पोस्ट रेडिएशन हिस्ट्री इन नेक एंड हेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड और नेक के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर हो सकता है थायराइड के अंदर, दैट विल बी मोस्ट लाइकली पेपिलरी कार्सिनोमा। ये पेपिलरी कार्सिनोमा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन होती है। एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन इन द पेपिलरी कार्सिनोमा दैट इज कॉल्ड सामोमा बॉडीज। इसको हम क्या कहते हैं? सामोमा बॉडीज। इसके अंदर सामोमा बॉडीज ये भी बनती है। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट लाइक कैल्सिफिकेशन, एबनॉर्मली कैल्शियम डिपोजिशन। तो देखिए आप लोगों को मैं इसका एक बता रहा हूं। नंबर 1 ये सबसे कॉमन है ना, सबसे कॉमन का मतलब क्या है कि इट इज मोर पॉपुलर कैंसर, बहुत मशहूर है, सबसे कॉमन है, 85% है। हाँ जी। दूसरी बात, इसमें कोई खतरे वाली बात है? हाँ जी, नहीं है। वाई? दिस कैंसर हैज अ गुड प्रोग्नोसिस। इसका मतलब पियरलेस है। पियरलेस मतलब वैसे फियरलेस तो एफ से आती है, लेकिन आप पी के नमूने के लिए फेयरलेस है, खतरे से बाहर है। दूसरी बात, इसमें लिम्फ नोड क्या होते हैं? पल्पेबल होते हैं कि नहीं? पल्पेबल लिम्फ नोड है। हाँ जी। किसके बाद ज्यादा होता है? किस हिस्ट्री के बाद ज्यादा होता है? पोस्ट रेडिएशन के बाद, पोस्ट रेडिएशन के बाद ज्यादा होते हैं। कौन सी बॉडीज कैल्सिफिकेशन अगर इसमें हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सामोमा बॉडीज। पी 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 पर पी, ऑल पी टुगेदर इज पी, आंसर इज पेपिलरी कार्सिनोमा। क्लियर है? इसमें ऑर्फन एनाई न्यूक्लियाई भी बनती है, लेकिन दैट इज नॉट दैट मच वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्फन एनाई न्यूक्लियाई पोपिंग आइज मतलब ये कि हिस्टोलॉजी पे हमें नजर आती है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू पीपल शुड नो एटलीस्ट फॉर द पेपिलरी कार्सिनोमा। क्लियर है? नेक्स्ट फोलिकुलर कार्सिनोमा की तरफ आ जाते हैं। फोलिकुलर कार्सिनोमा ये हमारे पास क्या है? ये फोलिकल से आती है और ये बहुत बहुत दूर तक जो है ना उसकी क्या होती है? मेटास्टेसिस, मतलब ब्लड बोन मेटास्टेसिस होती है। इसका एक एमसीक्यूज ये है कि अगर फोलिकुलर कार्सिनोमा की इन्वेजन आती है, ठीक है, अबाउट फोलिकुलर कार्सिनोमा, इसकी ये आता है फोलिकुलर कार्सिनोमा। फोलिकुलर कार्सिनोमा, व्हेनेवर द वर्ड कार्सिनोमा कम इट इज मैलिग्नेंट। तो अगर हम सिक्यूज आ जाए कि अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, लिम्फेटिक के जरिए जाएगी, वेसल के जरिए जाएगी या बॉडी कैविटी, आंसर इज वस्कुलर इन्वेजन। वस्कुलर इन्वेजन से मुराद क्या है? हाँ जी, ब्लड के जरिए जाएगी। और वो कैंसर जो मेटास्टेटाइज करे एक जगह से दूसरी जगह ब्लड के जरिए, उसको हम कौन सा रूट कहते हैं? हेमेटोजीनियस रूट कहते हैं। तो दैट इज नोन एज अ हेमेटोजीनियस रूट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को आना चाहिए वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो मेडुलरी कार्सिनोमा है, इसके 3 पॉइंट्स आते हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा, हाँ जी, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। एक एमसीक्यू इसका ये आता है, अ कैंसर ऑफ थायराइड विच इज मेडुलरी कार्सिनोमा, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हाँ जी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पैराफोलिकुलर सेल, कि ये जनाब ओराइज होता है पैराफोलिकुलर सेल से। इट इज अराइजेस फ्रॉम दी पैराफोलिकुलर सेल।
हाँ जी, इसके अंदर जो ट्यूमर मार्कर है या जो चीज बढ़ जाती है, क्योंकि पैराफोलिकुलर सेल सिक्रीट, आंसर इज कैल्सिटोनिन। तो जो पैराफोलिकुलर सेल का कैंसर होगा इसके अंदर कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? कैल्सिटोनिन। द ट्यूमर मार्कर इफ वी कैन एडवाइज टू अ पेशेंट टू सी इन द सीरम फॉर दिस मेडुलरी कार्सिनोमा, आंसर विल बी कैल्सिटोनिन। ऐसा है ना। और अगर कैल्सिटोनिन का काम क्या है? आंसर इज कैल्सिटोनिन कैन लोअर द कैल्शियम लेवल। ये कैल्शियम लेवल को कम करता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिजियोलॉजी के अंदर। देखें, अगर ब्लड कैल्शियम को हम देखें, ब्लड कैल्शियम होता है 8 से लेके 12 मिलीग्राम पर डीएल। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड कैल्शियम। 8 से लेके 12 mg पर डेसीलीटर। अगर कैल्शियम इधर देखें क्या हो चुके हैं? इंक्रीज, या किसी वजह से कैल्शियम क्या हो चुके हैं? डिक्रीज। तो कैल्शियम के काम कौन बता सकता है? वाई वी नीड कैल्शियम इन द बॉडी? कैल्शियम हेल्प इन दी contractility of muscles. Calcium help in the nerve conduction from one neuron to another. Calcium help in the activation of clotting factor which will help in the coagulation. और calcium also help in anyone bone mass density बढ़ा सकता है, इससे बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे फोकस करें, अगर कैल्शियम कम हुए है कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। इस लो कैल्शियम को ऊपर ले जाने के लिए, उठाने के लिए वी नीड द एक्टिविटी ऑफ पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। लेकिन अगर कैल्शियम बॉडी में बहुत ज्यादा है, उसको कम करने के लिए जो नॉर्मल स्टिमुलस है दैट इज विच हार्मोन? कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन लोअर द कैल्शियम, लेकिन पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन कैन इंक्रीज द कैल्शियम। अब इधर देखें, यहाँ पे जो कैल्सिटोनिन आया है इस कैंसर के अंदर, ये इस कैल्शियम की वजह से है कि या इररिलेवेंट ऑफ कैल्शियम? ये इररिलेवेंट ऑफ कैल्शियम आया है। व्हाई? बिकॉज के मेडुलरी सेल की कार्सिनोमा है, पहले फोलिकुलर सेल कार्सिनोमा है, तो इसमें कैल्शियम ज्यादा होगा कि कम? इस कैंसर के अंदर, इस कैंसर में मेडुलरी कार्सिनोमा का कैंसर कहां से आता है? पैराफोलिकुलर। और पैराफोलिकुलर सेल क्या रिलीज करता है? कैल्सिटोनिन। और जितना यह ज्यादा होगा उतना कैल्शियम क्या होगा? कम। तो इट कैन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। दिस इज द कैंसर विच द पेशेंट डेवलप हाइपोकैल्सीमिया। और कल का लेक्चर याद करें, कैल्शियम अगर बाहर कम हो न्यूरॉन के अंदर तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सो मसल बिकम स्पाज्म, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी कराएगा, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी। तो हाइपोकैल्सीमिक टेटनी इज सीन because of low calcium due to increased calcitonin level if the cancer arises from parafollicular cell, and parafollicular cells of the thyroid is also known as a C cell। और ऐसे कैंसर को हम मेडुलरी कार्सिनोमा कहते हैं। और आखिर वाला कैंसर जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है, इसमें जनाब तीन चीजें याद रखें। वैसे रफीउल्लाह ने तो एक बात, दो बातें लिखी, लेकिन इसमें तीन चीजें। नंबर 1, इट अफेक्ट ओल्डर पीपल, अफेक्ट ओल्डर पीपल। इसका मतलब ये एज्ड पीपल के अंदर ज्यादा कॉमन है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तीसरी ये है, इट इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव कैंसर। एग्रेसिव का मतलब ये है कि ये लोकल बाई मेटास्टेसिस ज्यादा करती है। जितना मेटास्टेसिस नियर बाई एयरवे में करेगी तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी कि पुअर होगी? इज अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस कैंसर, दैट इज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। हाँ जी। और थर्ड नंबर याद रखे, इट इज वेरी कॉमन और वेरी रेयर। इट इज वेरी रेयर। सबसे कॉमन कौन सा है? हाँ जी, सबसे कॉमन पेपिलरी कार्सिनोमा, मोस्ट पॉपुलर, कॉमन। जितना ये कॉमन है उतना उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, लेकिन एनाप्लास्टिक जितना लेस कॉमन है, होने पे तो बहुत कम होता है, अगर किसी को हो जाए तो उसकी फिर प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द स्टेटस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।